So now children we are going to start with the next heading, that is hunger, hardship and popular revolt. तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि दी 1830s वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, कि यूरोप में 1830 के आसपास के जो पीरियड थे वो काफ़ी हार्डशिप, काफ़ी डिफ़िकल्टीज से भरे हुए थे. द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप. तो यूरोप का जो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी था, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मीन्स 1801 टू 1850. तो 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज काफ़ी तेजी से हुई यूरोप में. इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि जॉब सीकर्स यानी कि रोजगार की तलाश करने वालों की संख्या अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट से कहीं ज़्यादा बढ़ गई. अब ज़्यादा लोग रोजगार तलाश रहे थे और रोजगार कम थे, एम्प्लॉयमेंट कम थे. Population from rural areas migrated to cities to live in overcrowded slums, and now on account of industrialization and all these kind of things, population had also started migrating to cities. जनसंख्या जो है वो काफ़ी गांवों से शहरों की तरफ पलायन करने लगी थी, शहरों की तरफ जो है वो मोबिलाइज्ड होने लगी थी, और इस वजह से ओवर क्राउडेड स्लम्स काफ़ी बढ़ रहे थे क्योंकि शहरों में ऑलरेडी क्राउड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा थी, और जो गांवों से जो माइग्रेशन हो रहा था शहरों की तरफ उसकी वजह से शहरों में भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ी. स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड. अब यूरोप के टाउन्स में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते थे, जो घरों में छोटे छोटे हैंडलूम लगा करके कपड़े वगैरह बनाते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में थे, उनको और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा क्योंकि इंग्लैंड से लगातार चीप इंपोर्ट हो रहा था मशीन मेड क्लॉथ्स का, मशीन मेड गुड्स का. तो इस तरीके से जो हैंडमेड आर्टिकल्स थे उनकी मांग भी घट रही थी और वो थोड़ा महंगे भी पड़ते थे, और मशीन मेड गुड्स जो है वो काफ़ी सस्ते पड़ते थे. तो ये बात आपको बताई जा रही है. तो दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन. तो इस तरीके का एक टफ कंपटीशन देखा गया टेक्सटाइल प्रोडक्शन के मामले में कि जहाँ पे हैंडलूम से बनने वाले कपड़े महंगे और उनका प्रोडक्शन भी काफ़ी स्लो होता था, जबकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले से ही था, तो वहाँ पे मशीन मेड गुड्स जो हैं और मशीन मेड क्लॉथ्स जो हैं वो काफ़ी आसानी से बनते थे और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनते थे, तो उनको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता था. तो इसकी वजह से भी जो वहाँ का लोकल लूम था, जो लोकल वहाँ की चीप इंडस्ट्रीज़ थी यूरोप की, वो काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्टेड हुई. सो दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वाज कैरीड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वाज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड. तो यूरोप की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो अभी पार्टली मैकेनाइज्ड ही थी, अभी वहाँ पर कंप्लीट मैकेनाइजेशन नहीं था. इस वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन स्लो था और इसी वजह से वो महंगा भी था. जबकि इंग्लैंड से आने वाला जो मशीन मेड टेक्सटाइल था, जो मशीन मेड क्लॉथ था, वो काफ़ी सस्ता था और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल था. तो इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पेजेंट्स स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस. और दूसरी बड़ी चीज़ कि यूरोप में अभी भी एरिस्टोक्रेसी और फ्यूडलिज्म चल रहा था, अभी भी एरिस्टोक्रेसी और जमींदारी टाइप की प्रथाएं चल रही थी, तो जिसकी वजह से वहाँ का जो पेजेंट था, वहाँ का जो किसान था, वो अभी भी फ्यूडल ड्यूज यानी कि जमींदारी टैक्सेस के बोझ तले दबा जा रहा था. द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू अ वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री. तो लगातार जो फूड प्राइसेस बढ़ रही थी या अगर कभी बैड हार्वेस्ट होता था, तो इसके वजह से जो वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म, जो लगातार बढ़ने वाली गरीबी थी, पॉपुलिज्म मीन्स पॉवर्टी, गरीबी, वो गरीबी लगातार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी यूरोप के टाउन्स और सिटीज़ में. So children, now we are going to proceed ahead. Can you pay attention? The year 1841 was one such year. तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि 1848 का ईयर एक ऐसा ही ईयर था कि जब पूरे यूरोप में फूड शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया था. पूरे यूरोप में देयर वाज अ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज फूड शॉर्टेज. पूरे यूरोप में खाने की काफ़ी कमी हो गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया था. और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस केम आउट ऑन रोड्स, की पेरिस की जो पॉपुलेशन थी वो सड़कों पर उतर आई. उसने बैरिकेड सेट कर दिए और लुई फिलिप, जो कि लिबरल्स के द्वारा अपॉइंट किया हुआ किंग था, उसको अल्टीमेटली भागना पड़ा. और उसके भागने के तुरंत बाद क्या हुआ कि एक नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई जिसने फ्रांस को एक रिपब्लिक के फॉर्म में एक्सेप्ट किया. एक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इस रिपब्लिक ने कॉन्स्टिट्यूट होते ही 21 ईयर्स की एज के ऊपर के सारे मेल्स को सफरेज राइट्स ग्रांट किए, वोटिंग राइट्स ग्रांट किए, और साथ ही साथ सभी को राइट टू वर्क भी ग्रांट हुआ. और इसके परिणाम स्वरूप पूरी कंट्री में नेशनल वर्कशॉप्स सेटअप किए गए जिनका मकसद एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था उन लोगों को जो रोजगार के लिए इंटरेस्टेड थे. और
इसी कंटिन्यूएशन में कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी कि अर्लियर in 1845 weavers in Silesia had led a revolt against the contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payments। तो अब यहाँ पे इसके पहले का एक इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम, इससे पहले का एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट आपको बताया जा रहा है जो कि कहाँ हुआ, जो साइलेशिया में हुआ। ये साइलेशिया आज के टाइम में पोलैंड में है, लेकिन उस जमाने में ये प्रशा का पार्ट होता था। तो वहाँ के जो वीवर्स थे, वहाँ के जो कपड़े बुनने वाले थे, जो बुनकर थे, जो वीवर्स थे, उन्होंने एक रिवोल्ट कॉज किया। उन्होंने एक रिवोल्ट जो है शुरू किया, किसके खिलाफ? जो उस टाइम के कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और उनसे फिनिश्ड गुड्स लेते थे, लेकिन उनका पेमेंट काफ़ी रिड्यूस कर देते थे। कि ये मिडिल मैन की तरीके से थे कि जो है वीवर्स को ये रॉ मटेरियल देते थे और उनसे तैयार माल लेते थे, जिसको वो बड़ी बड़ी मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा पैसे में बेचते थे, लेकिन इन वीवर्स को बहुत कम पैसा मिलता था। तो यहाँ पे इसके बाद आपको एक हैपनिंग बताई गई है, तो उसका कोई खास मतलब नहीं है, वो किसी ने रिपोर्ट किया है तो उसको कोई खास जानना जरूरी नहीं, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। काम की बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि ऑन 4th June at 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansion of their contractor demanding higher wages। तो क्या हुआ कि 4th June को 2 PM पे वीवर्स की बहुत बड़ी संख्या वो मैंशन मतलब हवेलियों की तरफ गई जहाँ पे उनके कॉन्ट्रैक्टर्स रहते थे, और उन्होंने ज़्यादा पेमेंट डिमांड करना शुरू किया इन वीवर्स ने। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली। तो इसके बदले में क्या हुआ कि उनको स्कॉर्न, उनको जो है काफ़ी बुरी तरीके से दुत्कारा गया, काफ़ी गलत वर्ड्स उनको बोले गए, काफ़ी बुरी तरीके से उनको डांट करके वहाँ से भगा दिया गया। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, दैट मीन्स दैट दे हैड बीन insulted badly by the contractors। Following this, a group of them forced their way into the house। और इससे नाराज होकर के वीवर्स जो है वो उनके घरों में घुस गए और उनकी शानदार खिड़कियां और खिड़कियों पे लगे हुए पेन्स, शीशे वगैरह के जो भी उस पे पेन्स लगे हुए थे उनको तोड़ दिया गया। पेन का मतलब कि कोई पटरा जैसा, तो यहाँ पे शीशे से मतलब है, शीशे के ही पेन्स होंगे विंडोज़ पे, तो उन पेन्स को तोड़ दिया, फर्नीचर को तोड़ दिया, जो पोर्सलिन के जो यूटेंसिल्स थे उनको तोड़ दिया गया, और इस तरीके से उन्होंने उनके घरों का तहस नहस कर दिया। Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth which they tore to shreds। और दूसरा ग्रुप जो है उनके स्टोर हाउसेज में घुस गया जहाँ पे कपड़ों के गट्ठर रखे हुए थे, और सारे गट्ठरों में से कपड़े निकाल करके उन्होंने फाड़ करके उनको शेड्स, बिल्कुल एकदम कतरनों में बदल दिया गुस्से के मारे। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज। और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डर करके नेबरिंग विलेज में चला गया, हालांकि नेबरिंग विलेज ने भी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और उसके बाद फिर 24 आवर्स के बाद वो दोबारा से आया, और इस बार वो जब आया तो अपने साथ रिक्विजिशन आर्मी लेकर के आया था। रिक्विजिशन आर्मी का मतलब कि जिसको इस बात के लिए रिक्रूट किया गया हो कि उनको पेमेंट मिलेगा और उन्हें कुछ काम करना होगा, तो इस तरीके से रिक्विजिशन आर्मी लेकर के वो आया और उसने वीवर्स को गोलियों से भून दिया, और इस तरीके से 11 वीवर्स मार डाले गए।